नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी माँ बेटी के रिश्ते पर आधारित है। ओह, बातों बातों में 10 बज गए। मैं नहाकर आती हूँ, अभी मधु का फ़ोन आ जाएगा। मैं हड़बड़ाती हुई बाथरूम की ओर भागी। माँ के संग 9 बजे नाश्ता करने बैठी थी, पर नाश्ते से ज़्यादा हम माँ बेटी का बातों से ही पेट भरा था। माँ पापा इस बार लंबे समय के बाद आए थे। पापा तो हमेशा की तरह आते ही कैंपस घूमने, किताबें पढ़ने और टीवी देखने में व्यस्त हो गए थे। कहीं भी चले जाओ, उन्हें हमेशा से अपनी यही दिनचर्या पसंद रही है। पर इसमें हम माँ बेटी को शॉपिंग करने और गप्पे मारने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। नहाकर तैयार हो ही रही थी कि मधु का फ़ोन आ गया। मैं चहलकदमी करते देर तक उससे बातें करती रही। माँ को ऊँघते देखा तो मैं जल्दी जल्दी बात खत्म करके उनके पास आ गई। क्या वार्तालाप चल रहा था माँ बेटी के बीच? मधु को कुछ परेशानी है, ऐसा तुम लोगों की बातों से लगा। अरे माँ, परेशानी किस घर में नहीं होती। अभी तो खैर उसके ऑफिस की समस्या थी। अपने ईर्ष्यालु सहकर्मियों से परेशान है। वह काम पड़ने पर मदद भी मधु से ही लेंगे और पीठ पीछे उसके खिलाफ बॉस के कान भी भरेंगे। मैंने तो सुझाया था कि कंपनी चेंज कर ले, पर फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा। फिर क्या समझा रही थी कि ऐसा तो हर जगह चलता है। हमारे छोटे से स्कूल में भी तो यही हाल है। टीचर जरूरी काम का बहाना बनाकर अपनी कक्षाएं मुझे सौंप जाती हैं और वैसे प्रिंसिपल को मेरे खिलाफ भड़काती हैं। मैंने तो उसे समझाया है, अपने काम से काम रख, किसी के कहने सुनने की ज़्यादा परवाह न करे, सच्चाई सामने आ ही जाती है। सही है। वैसे ससुराल में सब ठीक चल रहा है उसके? अब नई नई शादी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो सभी को करना ही पड़ता है माँ। शॉर्ट्स में यहाँ वहाँ बैठकर कुछ भी टूंगते रहना वहाँ कैसे संभव है? मैंने उसे बताया, हमें तो शुरू में साड़ी पहनकर सिर ढककर रहना होता था। अरे हमें तो हाथ भर घूंघट काढ़कर चूल्हा चौका करना होता था। खैर गए वो जमाने। अब यह सब कौन करता है और कौन करवाता है? हाँ, नहीं करता, पर थोड़ा बहुत लिहाज रखने में कोई हर्ज नहीं। माँ ने पूछा, मान गई? हाँ, समझाने पर मान जाती है, यह उसमें बहुत अच्छी बात है माँ। अब एक आंगन में बोया पनपा पौधा उखाड़ कर दूसरे आंगन में रोपा जाए तो एक बारगी तो मुरझाएगा ही। वहाँ के वातावरण के अनुकूल ढलकर फिर से पनपना मुश्किल तो है ही। दामाद जी से तो सामंजस्य ठीक बैठ गया है ना उसका। शुरू में तो उसमें भी दिक्कत आई थी माँ बताती थी। हम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल। आप और पापा में तो कभी टकराहट होती ही नहीं। हम तो बात बात पर लड़ते हैं। मैंने समझाया था, हमारी 30 वर्षों की गृहस्थी है, तुम्हें तो अभी 30 दिन ही हुए हैं। रही नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात, तो चुंबक के विपरीत ध्रुव ही परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव तो परस्पर विकर्षित ही होते हैं। हमारे ज़माने में तो जिस खूंटे से बांध दिया जाता था वहीं गुजारा करना होता था। मन मिले या न मिले, माँ ने ठंडी सांस भरकर वार्तालाप को विराम दिया था। जीवन के उतार चढ़ाव के साथ कालचक्र का पहिया इसी तरह सरकता रहा। लंबी बीमारी के बाद पापा के निधन ने हम सभी को तोड़ दिया था। इसी बीच मधु के पांव भारी होने की खबर आई तो मन थोड़ा उत्साहित हो उठा। मुझसे अपनी छोटी से छोटी समस्या शेयर करना उसका सिलसिला जारी था। बहुत उल्टियाँ होती हैं मम्मा, कुछ खाने को मन नहीं करता। डॉक्टर की बताई दवाइयाँ लेती रहे और आराम कर। जो अच्छा लगे वह थोड़ा थोड़ा खाती रहे। अभी तो लंबे समय तक ऑफिस भी जाना होगा। शारीरिक और मानसिक सब तरह की थकान होगी तो आराम भी करना और तनाव मुक्त भी रहना। सब अच्छा ही होगा। मैं बड़े ही उत्साह के साथ मधु की डिलीवरी की तैयारियां करने लगी थी, लेकिन इधर मेरी अपनी तबीयत गड़बड़ाने लगी थी। थकान, बदन दर्द, बुखार ने हाल बेहाल कर दिया था। डॉक्टर ने चिकनगुनिया बताया, जो मुझे भी लग रहा था। मधु डिलीवरी के लिए आई तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर हैरान रह गई। मैंने उसे आश्वस्त करना चाहा। चिकनगुनिया के दौरान बदन दर्द, थकान, मूड स्विंग्स हो ही जाते हैं। यह भी जिंदगी का एक दौर है जो गुजर जाएगा। वो मुझे मालूम है मम्मा, पर आपने कभी जिक्र ही नहीं किया कि आप इतनी तकलीफ से गुजर रही हैं। लगभग रोज ही तो हम बात करते हैं। अच्छा, नानी को पता है आपकी तबीयत के बारे में? अरे नहीं, उन्हें क्यों परेशान करूं? तेरे नाना जी के जाने के बाद वो वैसे भी बहुत उदास और परेशान रहती हैं।
और तू भी परेशान मत हो, बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। मैंने प्यार से उसके गाल थपथपा दिए तो वह जबरन मुस्कुरा दी। एक दिन मुझे पूरे बदन में दर्द हो रहा था तो सवेरे उठ नहीं पाई, पूरा शरीर टूट रहा था। मधु मेरे और राज के लिए चाय बना लाई। पहला घूंट पीते ही राज ने बुरा सा मुंह बनाया। मीठी है। मधु हैरानी से देखने लगी तो मैंने उसे बताया कि हम दोनों फीकी चाय पीते हैं। उसने पूछा, कब से? जब से तेरे पापा को डायबिटीज़ हुई है। वो फिर बोली, कब से? यही कोई 3-4 महीनों से। उसे हैरान और परेशान देखकर मैं राज से मुखातिब हुई, अब पी लीजिए, गलती मेरी है, मुझे ही ध्यान नहीं रहा इसे फीकी चाय कहने का। वैसे चाय अच्छी बनी है। मैंने तारीफ करके मधु का उखड़ा मूड ठीक करना चाहा, पर वह गंभीर बनी रही। और यह बात मुझसे क्यों छुपाई? अरे ध्यान नहीं रहा, कौन सी बड़ी बीमारी है, आजकल तो हर दूसरा व्यक्ति डायबिटिक है। लोग तो इसे हाई क्लास की पहचान बताते हैं। मैंने हंसी मजाक में किसी तरह बात संभाल ली थी। सप्ताह भर में ही चुस्त दुरुस्त होकर मैं फिर से तैयारियों में लग गई थी। फिर नियत समय पर जब नन्हा सा नाती गोदी में आया तो परिवार भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बधाइयों के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। वीडियो कॉल पर बच्चे को देखने दिखाने की होड़ सी लग गई थी। माँ प्यारे से नाती को देखकर फूली नहीं समा रही थी। अरे परनानी बन गई हूँ मैं। मन तो कर रहा है उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ और छुटकू को गोद में लेकर भींच लूँ, पर शरीर अब साथ नहीं देता। मेरी ओर से सब लोग मिठाई खा लेना। मधु, तू तो अभी नहीं खा सकती। दामाद जी के मुंह में लड्डू रख। ये हुई ना बात। अब बड़े दामाद जी यानी नए बने नाना जी के मुंह में लड्डू रख। अरे इतना सा नहीं, पूरा ठूस दे। पर नानी, पापा। मैंने इशारे से उसे रोका। बाद में मधु ने पूछा, क्या नानी को भी नहीं पता पापा को डायबिटीज़ है? अरे कभी मिलेंगे तब बता देंगे, व्यर्थ क्यों उनकी चिंता बढ़ाएं। फिर शुगर कंट्रोल में तो है ही। मैंने फिर बात को रफा दफा कर दिया। मधु और नन्हे ध्रुव की देखरेख में हम दोनों ही अपनी सारी तकलीफ़ें और परेशानियां भूल गए थे। यहाँ तक कि मधु 3 माह के बाद उसे लेकर ससुराल भी चली गई। फिर भी अभी तक मैं उसी की ज़िंदगी जी रही थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो कॉल और मैसेज करती रहती। मालिश हो गई? ध्रुव पी रहा है बराबर? नैनी आ रही है? वैक्सीन लगवा लिया या नहीं? वगैरह वगैरह। सवेरे आँख खुलते ही दिमाग में पहली बात यही आती कि यदि नैनी नहीं आई होगी तो बेचारी कैसे संभालेगी बच्चे को। अभी तो खुद ही निरी बच्ची है। राज ने ही मुझे समझाया था कि वहाँ हैं उसे ढेरों संभालने वाले। फिर मैटरनिटी लीव समाप्त होने पर उसे ऑफिस भी तो जाना पड़ेगा, तो अभी से आदत हो जाने दो। बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने फ़ोन मैसेज भेजने कम कर दिए, पर चिंता तो बनी ही रहती थी। ध्रुव के बड़े होने के साथ साथ मधु की व्यवस्था बढ़ी तो मुझसे संवाद भी कमतर होता चला गया। उसकी व्यवस्था और जिम्मेदारियां समझते हुए मैंने भी इसे सामान्य तौर पर ही लिया। इधर माँ की तबीयत नासाज रहने लगी तो मेरा उनके पास आना जाना बढ़ गया। इन दिनों भी मैं माँ के पास ही आई हुई हूँ। दुनिया जहान की बातें करती हम माँ बेटी की बातों में लगभग रोज ही ध्रुव का जिक्र छिड़ ही जाता था। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है, फ़ोटोज़ वीडियो में खूब शरारती करता नजर आता है, माँ ने कहा। हाँ, अब तो लंबे समय से मैं भी उसे मोबाइल पर ही देख रही हूँ। मधु और दामाद जी दोनों का ही ऑफिस वर्क बहुत बढ़ गया है तो आने का तो हो ही नहीं पा रहा। मैंने ठंडी निश्वास भरी। अरे दिल छोटा मत कर, नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठा। चल वीडियो कॉल लगा उसे, आज तो संडे है, सब घर पर ही होंगे, फ़ोन पर ही उसकी अटखेलियाँ देख लेते हैं। माँ ने कहा तो मैंने तुरंत मधु को वीडियो कॉल लगा दिया। वह मेरी और माँ की क्वेश्चन पूछ ही रही थी कि पास ही लेटा ध्रुव भी मोबाइल में झांकने लगा। मधु ने उसे गोद में उठाया तो मेरी नज़र उसके पैर पर पड़ी। अरे यह ध्रुव के पैर में क्या हो गया? पट्टी कैसे बंधी है? खेलते वक्त गिर गया था माँ, मोच आ गई थी तो डॉक्टर ने क्रेप बैंडेज बांध दी थी। मैंने पूछा, कब की बात है? 2-3 दिन हो गए हैं और तू अब बता रही है, वो भी मेरे पूछने पर? मेरे स्वर में अनायासी रोष का फुट आ गया था। अब ठीक है मम्मा, कोई चिंता की बात नहीं है, 1-2 दिन में पट्टी खुल जाएगी। फिर भी बताना तो चाहिए था ना। मैं नाराज़ हो गई तो मधु माँ से बात करने लगी। आपके घुटनों का दर्द कैसा है नानी जी? फिजियोथेरेपी चल रही है या बंद कर दी?
मेरा मुंह फूला हुआ ही देखकर उसने कुछ देर माँ से बात करके फ़ोन रख दिया। क्या हुआ, क्यों इतनी नाराज़ है उससे? माँ ने बात समाप्त होने पर मुझसे पूछा। देखा नहीं आपने कैसे आजकल बातें छुपाने लगी है? माँ, घर बदल जाए, समय बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तब दुख होता है जब अपने बदल जाएं। कुछ समय पूर्व छटनी में दामाद जी की नौकरी चली गई थी। इसने हमें भनक भी नहीं लगने दी। हालांकि 2-3 महीने में ही उन्हें पहले से बेहतर नौकरी मिल गई थी। तब बातों ही बातों में एक दिन बताया था उसने। हम क्या इतने पराये हो गए हैं उसके लिए माँ? पहले कैसे छोटी छोटी बातें शेयर करती थी। ऐसा लगता था शादी करके सिर्फ भौतिक रूप से विदा हुई है, दिल से तो अभी भी यही है। पर अब तो सचमुच पराई हो गई है। दुख और आवेश में मेरा स्वर भीग उठा था। अरे पराई नहीं, परिपक्व हो गई है। शेयर नहीं, केयर करना सीख गई है हमारी लाडली। बढ़ती उम्र और अनुभव के साथ साथ जैसे तू मेरी माँ बनती जा रही है, वैसे ही वह तेरी माँ बनती जा रही है। मैं हतप्रभ सी माँ को निहार रही थी। शांत सौम्य चेहरे की एक एक झुर्री माँ बेटी के रिश्ते का सूक्ष्म गहन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती प्रतीत हो रही थी। मानो कह रही हो, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफ़र ने अनजाने में। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, जो पढ़ाया सबक जमाने ने। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।